दोस्तों, सच में आज हम जिस सीरीज को आपके लिए लेकर आए हैं वो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है कर्मा करम। इसके नाम के साथ साथ इसकी कहानी भी बहुत ही गजब की है। साथ ही सस्पेंस तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, जो हमको आखिरी तक जकड़ कर रखेगा। तो चलिए बिना स्पॉइलर दिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हम झिनुक नाम की एक लड़की को देखते हैं। झिनुक एक डबिंग आर्टिस्ट है और इतने इमोशंस के साथ डबिंग करती है कि हर सीन और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है। इसकी वजह झिनुक की अपनी असली जिंदगी है। असल में उसका पति गोपाल दास एक बेहद घटिया, बेशर्म और कामचोर इंसान है। वो पूरा दिन घर बैठकर शराब पीता रहता है। वहीं झिनुक नाइट शिफ्ट में डबिंग का काम करती है। इसी बात को लेकर गोपाल उसे गंदी गालियां देता है और उसके साथ मारपीट करता है। इसके बावजूद झिनुक को हर सुबह उसी घर में लौटकर आना पड़ता है। खैर, अब एक सीरियल में अपनी पत्नी अपने पति को मार देती है। इस सीन की डबिंग करते समय झिनुक खुद को उसी जगह पर एज्यूम करती है जैसे उसने अपने पति गोपाल दास को मार डाला हो। इंसान का जीवन किस हद तक खराब होता होगा कि उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं। खैर, अब रोज रोज की एक जैसी परेशानी से झिनुक पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब एक दिन काम से लौटकर सुबह झिनुक अखबार में एक कुकिंग वर्कशॉप का ऐड देखती है। बड़ी मुश्किल से उसने 12,000 रुपए जमा किए थे। उन्हीं पैसों से वो उस वर्कशॉप में जाने का फैसला करती है। वर्कशॉप में पहुंचकर झिनुक देखती है कि वहां हाई फाई लोगों की भीड़ है। ऐसे लोग जिन्हें शायद रसोई में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ हम साजिद अली को देखते हैं, जो सबको खाना बनाने के तरीके सिखा रहे होते हैं। वहीं झिनुक शहाना सेन नाम की एक लड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है। झिनुक अपने दिल की बात कहते हुए बताती है कि उसका भी एक सपना है कि उसकी भी एक सुंदर रसोई हो, लेकिन काम के दबाव में सारे सपने दबकर रह जाते हैं। वो ये भी कहती है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए वो कोई काम नहीं करते और घर हो या बाहर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। वो नाइट शिफ्ट में डबिंग का काम करती है। शहाना उसकी बात सुनकर कहती है कि सपने का मतलब ही अधूरा होता है, फिर भी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। किसी न किसी की देखभाल करनी ही होती है। फिर वो झिनुक के बालों की तारीफ करती है और कहती है कि इतने सुंदर बाल हैं, इन्हें थोड़ा छोटा करवा लो ताकि सब देख सके। शहाना की बात झिनुक को अच्छी लगती है। अब उसी दिन वो पार्लर जाकर अपने बाल छोटे करवा लेती है। अगले दिन झिनुक सज धज कर घर से निकलती है। रास्ते में चाय की दुकान पर गोपाल दास बैठा होता है। झिनुक को इस तरह से सजे हुए देखकर वो सबके सामने गंदी भाषा में गाली देने लगता है। झिनुक जब उसे चुप रहने को कहती है तो गोपाल सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है। झिनुक बहुत ही खुशी के साथ घर से निकली थी, लेकिन उसकी खुशी एक पल में खत्म हो जाती है। वहीं वर्कशॉप पहुंचकर शहाना झिनुक को देखते ही पूछती है कि क्या हुआ। झिनुक पहले तो कुछ नहीं बोल पाती और रोने लगती है। फिर वो गोपाल की बदतमीजी और मारपीट की पूरी बात बता देती है। झिनुक कहती है कि उसे नहीं पता वो उस घर में फिर कैसे लौटेगी। ये सोचकर ही उसका शरीर कांपने लगता है। शहाना झिनुक से कहती है कि एक बात जानती हो, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी काफी हद तक एक जैसी है। वो बताती है कि उसका पति डॉक्टर अर्जुन सेन है, जो एक IVF सर्जन है। उसने जिंदगी भर उसे सब कुछ दिया है सिवाय साथ के। वो अपनी ही दुनिया में रहता है, जहाँ क्लिनिक है, नेटवर्किंग है, सजा हुआ सफल जीवन है, और वो खुद सिर्फ एक ट्रॉफी बनकर रह गई है। खैर, अब अगले दिन वर्कशॉप में खाने पीने का थोड़ा इंतजाम किया गया होता है। सभी लड़कियां हंसी मजाक कर रही होती हैं क्योंकि आज वर्कशॉप का आखिरी दिन है। इसी बीच शहाना के फोन पर उसके पति का कॉल आता है। वो थोड़ी दूर जाकर फोन उठाती है। असल में शहाना ने मासा ज्वेलर्स से एक ब्रेसलेट ऑर्डर किया था। उसने ये बात अर्जुन को नहीं बताई थी क्योंकि अर्जुन के लिए ये सब फालतू का खर्च है। फोन पर अर्जुन कहता है कि वो उसे अपने सभी बैंक अकाउंट से कट ऑफ कर रहा है और अब उसे अपना खर्च खुद उठाना होगा। झिनुक आकर पूछती है कि सब ठीक तो है ना। इस बार शहाना रोते हुए अर्जुन की सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि असली बात यह है कि अर्जुन उसे कोने में धकेलकर मार डालना चाहता है। उसकी ये परेशानी सुनकर झिनुक उसके पास आकर धीरे से कहती है कि एक बात कहूँ, तुम मेरे पति को मार दो और मैं तुम्हारे पति को मार देती हूँ। शहाना इस बात को बहुत गहराई से सुनती है, लेकिन तभी झिनुक हंसकर कहती है कि वो मजाक कर रही थी और तभी सीन कट हो जाता है। और उसी रात झिनुक सपना देखती है। वो गोपाल को तेल, हल्दी, नमक और मसाले लगाकर कोरमा बनाने के लिए तैयार कर रही होती है। तभी गोपाल की चीख से झिनुक की नींद खुल जाती है। असल में गोपाल वर्कशॉप की बात जान चुका होता है।
वो झिनुक को गालियां देता है और पूछता है कि इतना पैसा कहां से आया। वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। फिर झिनुक की गर्दन पकड़कर उसे बालकनी की रेलिंग के पास ले जाता है और कहता है कि एक दिन वो उसे यहीं से नीचे फेंक देगा। उस रात झिनुक कशमकश नाम की हिंदी सीरियल की बांग्ला डबिंग कर रही होती है। यहाँ नील उससे कहता है कि आज शायद तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। झिनुक जवाब देती है कि उसका क्या फायदा, रात में तो वैसे भी शांति नहीं मिलने वाली, इससे अच्छा बाकी का काम भी निपटा लेते हैं। दरअसल नील की इच्छा होती है कि वो झिनुक के साथ एक कप चाय पिए, लेकिन झिनुक ने उसकी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं की। उधर सुबह जब झिनुक घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने काफी भीड़ जमा है। वो घबराकर ये देखने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ जाती है। गोपाल बालकनी की रेलिंग से नीचे गिर चुका होता है। नीचे खून से लथपथ गोपाल का शव पड़ा होता है। ये सब देखकर झिनुक पूरी तरह से शांत रहती है। वो पहले घर के अंदर जाती है और एक कप चाय बनाकर पीती है, जैसे वो चाय नहीं बल्कि आजादी का स्वाद ले रही हो। वहाँ नीचे तब तक पुलिस आ चुकी होती है। इसके बाद झिनुक मुचीपुकुर थाने जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर भूपेन भादुड़ी उससे मिलते हैं। ऑफिसर भादुड़ी झिनुक से पिछली रात की पूरी जानकारी देने को कहते हैं। झिनुक बताती है कि वो सुबह 7 बजे घर लौटी थी। घर आकर उसने ये सब देखा। वो कहती है कि गोपाल रोज पूरी रात शराब पीता रहता था। जब वो काम पर निकली थी तब भी गोपाल शराब पी रहा था। वो रोज शराब पीकर बदतमीजी करता था। वो कहती है कि उसका वैवाहिक जीवन भी बाकी पुरानी शादियों जैसा ही था। कई सालों बाद जैसे रिश्ते हो जाते हैं वैसा ही। ऑफिसर भादुड़ी कहते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि आपके पति की मौत एक दुर्घटना है, कि वो शराब के नशे में बालकनी से गिर गए। लेकिन हमें इस मामले के हर पहलू को अलग नजरिए से देखना होगा। इसके बाद झिनुक वापस घर आ जाती है। अब रात में लेटी हुई झिनुक सोचने लगती है, क्या ये सब शहाना ने किया है? लेकिन उसने तो मजाक में वो बात कही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ भी हो, अब झिनुक को एक आजाद जिंदगी मिल चुकी होती है। चारों तरफ शांति ही शांति होती है। वो अपने घर को खूबसूरती से सजाती है। कभी गाने सुनने का मन करता है तो कभी बारिश में भीगने का। वो सब कुछ करती है जो अभी तक उसके सीने में दफन था। इसके बाद वो शॉपिंग मॉल जाती है कुछ सामान खरीदने। वहीं उसकी मुलाकात शहाना से हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शहाना हर वक्त झिनुक पर नजर रखे हुए है। बहुत धीरे से शहाना झिनुक के कान के पास आकर कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें अर्जुन को मारना है। यही तो हमारी बात हुई थी, मैं तुम पर नजर रखूंगी। ये सुनकर झिनुक घबरा जाती है, जैसे ये अचानक क्या हो गया। वो सोचने लगती है कि वो ये सब कैसे करेगी। अब इसी डर और आतंक के बीच उसे हर जगह सिर्फ शहाना ही दिखाई देने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि ऑफिसर भादुड़ी बाहर खड़े हैं। अंदर जाकर ऑफिसर बालकनी से नीचे देखते हैं। वो कहते हैं कि ये केस खुद से गिरने जैसा नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोपाल को धक्का दिया हो। गोपाल बाबू के गिरने की स्थिति देखकर यही महसूस होता है। झिनुक पूछती है कि क्या आपको ये मर्डर लग रहा है? ऑफिसर जवाब देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी गट फीलिंग यही कह रही है कि मामला सीधा नहीं है। झिनुक कहती है कि शायद आप केस को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। इस पर ऑफिसर भादुड़ी हल्के तंज में कहते हैं कि हाँ, उनके पास और कोई काम तो है नहीं। इसी दौरान ऑफिसर कानई भादुड़ी के पास आकर बताते हैं कि उन्होंने झिनुक का एलिबाई चेक किया है। उस रात झिनुक रात 10 बजे साउंड स्टूडियो में एंटर हुई थी और सुबह 6:28 पर बाहर निकली थी। तीनों कैमरों का एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड चेक किया गया है। वो पूरी रात वहीं मौजूद थी। इसके बावजूद ऑफिसर भादुड़ी कहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि झिनुक दास कुछ न कुछ छुपा रही है। वो एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट है। उसे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ कितना इमोशन दिखाना है। इसलिए हमें झिनुक दास और गोपाल दास के रिश्ते की हिस्ट्री को और गहराई से समझना होगा। अभी तो वो इस केस की शुरुआत में ही अटके हुए हैं। अंदर के पन्नों को पढ़ना अभी बाकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में खुद भूपेन भादुड़ी की अपनी जिंदगी भी काफी अकेली है। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनका जीवन भी सादगी और खामोशी से भरा हुआ है। उधर काम के समय उस दिन झिनुक डबिंग नहीं कर पा रही थी। शहाना की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। डर इतना बढ़ गया था कि वो अचानक बोल उठी कि वो ये नहीं कर पाएगी। अर्जुन को मैं इतना कहते हुए वो बीच में ही चुप हो गई। यहाँ नील अर्जुन का नाम सुन लेता है और घबराकर पूछता है कि झिनुक दी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? झिनुक थोड़ी देर आराम करती है और फिर खुद को संभालकर काम दोबारा से शुरू करती है। वहीं अगली सुबह झिनुक के नाम पर एक पार्सल आता है। ये पार्सल शहाना ने भेजा होता है।
जिसके अंदर एक स्कार्फ होता है, साथ में एक चिट भी होती है। चिट में लिखा होता है कि आपका नया जीवन नए रंग से भर जाए और अब मेरी जिंदगी को रंगने की बारी आपकी है। ये पढ़ते ही झिनुक का सिर चकराने लगता है। घबराहट में वो बारिश में भीगते हुए सीधे थाने पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त भूपेन भादुड़ी थाने में मौजूद नहीं होते। उसे बताया जाता है कि वो थोड़ी देर में लौटेंगे। जब ऑफिसर भादुड़ी थाने में आते हैं, तब झिनुक कुछ कहे बिना वहां से निकल जाती है। थाने के बाहर एक शेड के नीचे झिनुक खड़ी होती है। बारिश में वो लगभग पूरी तरह से भीग चुकी होती है। तभी अचानक वहां शहाना आ जाती है। वो झिनुक को डराती है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो खुद फंस जाएगी। शहाना बताती है कि झिनुक के घर में कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन कुकिंग वर्कशॉप में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। वहां उनके बीच हुई बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पति को मारने वाली बात सबूत बन सकती है। शहाना बताती है कि उसने गोपाल की शराब में थोड़ा जाइनोरा मिला दिया था और फिर बस हल्का सा धक्का दिया और काम वहीं पर खत्म हो गया। अब शहाना साफ शब्दों में कहती है, अब तुम्हारी बारी है। शहाना के चले जाने के बाद ऑफिसर भादुड़ी थोड़ी देर बाहर आकर देखते हैं कि झिनुक अब भी वहीं खड़ी है। वहीं गोपाल दास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसके पेट में शराब के साथ साथ नींद की दवा भी पाई गई है। कानई कहता है कि गोपाल दास खुद भी नींद की गोलियां खा सकता है या शायद किसी ने प्यार से उसे दवा खिला दी हो। इसके बाद ऑफिसर भादुड़ी सीधे झिनुक के घर पहुंचते हैं। वो झिनुक से पूछते हैं कि क्या गोपाल दास नींद की दवा लेता था। झिनुक कहती है कि गोपाल कभी भी उसके हाथ से दवा नहीं खाता था। वो ये भी कहती है कि जब गोपाल सोता था तब वो घर पर नहीं होती थी। ऑफिसर कहते हैं कि उसके पेट में नींद की दवा मिली है, हो सकता है किसी ने उसे दवा खिला दी हो। झिनुक जवाब देती है कि हो सकता है गोपाल ने खुद ही नींद की गोलियां खरीदी हों। वो बताती है कि उनके पड़ोस में निताई नाम की एक मेडिकल की दुकान है। गोपाल के उस दुकानदार से अच्छे संबंध थे। जब बिना पर्ची दवा लेनी होती थी तो गोपाल वहीं से ले आता था। हो सकता है नींद की दवा भी वहीं से खरीदी गई हो। फिर ऑफिसर भादुड़ी कहते हैं कि उस दिन वो क्या बताने आई थी, लेकिन कुछ बताया नहीं। वो कहते हैं कि कह दीजिए, हल्का लगेगा। बात को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए झिनुक कहती है कि गोपाल उसे मारता था, बहुत ज्यादा मारता था, और वो उसे इंसान ही नहीं समझता था। उसके अस्तित्व को तोड़कर मसल कर कुचल देने जैसा व्यवहार करता था। वो उसे बहुत ही गंदी गालियां देता था। ये सब सुनकर ऑफिसर चला जाता है। इसके बाद झिनुक एक आर्ट गैलरी जाती है। वहां उसकी मुलाकात शहाना की एक जानकार से होती है जो उस दिन वर्कशॉप में भी मौजूद थी। शहाना के बारे में पूछते ही वो औरत कहती है कि शहाना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरों को नुकसान होता देख वो खुश होती है, मुस्कुराती है। झिनुक पूछती है कि क्या उसके घर में उसके पति को लेकर कोई समस्या थी। ये औरत हंसते हुए कहती है कि अर्जुन सेन तो बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके आईवीएफ क्लिनिक से कई लोगों के सपने पूरे होते हैं। असल में समस्या शहाना की है। वो बताती है कि शहाना ने पहले मौसमी नाम की एक लड़की को फंसाया था। मौसमी भी तुम्हारी तरह थोड़ी नर्वस थी। शहाना ने उसे अपने लंबे सुंदर बाल कटवाकर बॉय कट करवाने के लिए राजी किया था। इसके बाद अचानक एक दिन मौसमी अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गई। यहाँ ये औरत झिनुक को चेतावनी देती है कि शहाना सेन से बचकर रहो, क्योंकि इस वक्त तुम उसका नया खिलौना हो। उधर ऑफिसर भादुड़ी साउंड स्टूडियो जाकर नील से बातें करते हैं। वो नील से पूछते हैं कि झिनुक दास कैसी महिला है। नील कहता है कि झिनुक दी बहुत ही प्रोफेशनल है। वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हैं। बाहर से सख्त लगती हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल की हैं। उनके पति के मरने के बाद से झिनुक दी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड सी लगने लगी हैं। वो जैसे हर वक्त डरी हुई रहती हैं। कुछ दिनों पहले डबिंग करते समय वो माइक में अजीब अजीब सी बातें बोलने लगी थी। एक बार तो उन्होंने अर्जुन नाम के किसी इंसान को पुकार लिया था। उधर वहीं घर में अकेली बैठी झिनुक सोच रही थी कि शहाना कैसे चुपचाप आकर उसके पति को मार गई, कैसे उसने शराब में नींद की दवा मिला दी और सब कुछ ऐसे कर दिया जैसे ये सब एक हादसा हो। अब कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर के साथ एक चिट आती है। ये चिट शहाना की तरफ से होती है। उसमें शहाना ने झिनुक को एक सिनेमा हॉल में मिलने के लिए बुलाया होता है। झिनुक वहां पहुंचती है तो शहाना उसे अर्जुन सेन की पूरी दिनचर्या बताती है और एक कागज उसके हाथ में थमा देती है। वो कहती है कि अर्जुन सेन का आईवीएफ क्लिनिक सॉल्ट लेक में है। वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक क्लिनिक में रहता है, फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक दोबारा बैठता है। अगली सुबह झिनुक साउंड स्टूडियो पहुंचती है। वो नील से कहती है कि उसे उसका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करना है, किसी जरूरी फॉर्म को डाउनलोड करना है। मोबाइल में किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा। नील कहता है वो आराम से इसे इस्तेमाल कर सकती है और वो खुद चाय पीने के लिए चला जाता है। नील के जाते ही झिनुक अर्जुन सेन के नवोदिता फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में सारी जानकारी खोजने लगती है।
हर जगह अर्जुन सेन को एक मसीहा की तरह दिखाया गया होता है। सब लोग उसे भगवान जैसा डॉक्टर बता रहे होते हैं। तभी अचानक नील के वापस आ जाने से झिनुक सब कुछ ठीक से क्लियर नहीं कर पाती। अब झिनुक के जाने के बाद नील ब्राउजर हिस्ट्री खोलकर देखता है। वो अर्जुन सेन और उसके आईवीएफ क्लिनिक से जुड़ी सारी सर्च देख लेता है। नील तुरंत ऑफिसर भादुड़ी को फोन करता है और बताता है कि झिनुक दी आज उसके कंप्यूटर पर काम करने आई थी। उनके जाने के बाद उसने ब्राउजर हिस्ट्री चेक की और देखा कि वो डॉक्टर अर्जुन सेन के बारे में खोज रही थी। नील कहता है कि उसे लग रहा है कि झिनुक किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं और वो चाहता है कि ऑफिसर उनकी मदद करें। ऑफिसर भादुड़ी कानई को साथ लेकर अर्जुन सेन के नवोदिता आईवीएफ क्लिनिक पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि सड़क के उस पार झिनुक खड़ी है। झिनुक को देखते ही ऑफिसर भादुड़ी छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि अर्जुन सेन क्लिनिक से बाहर निकलते हैं और एक अंधे आदमी को सड़क पार कराते हैं। ये सीन देखकर अर्जुन सेन एक बेहद अच्छा इंसान लगता है। इसके बाद अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और झिनुक उसे फॉलो करने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर भादुड़ी भी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। इस तरह लगातार 2 दिनों तक झिनुक डॉक्टर अर्जुन सेन की हर गतिविधि पर नजर रख रही होती है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, सब कुछ ध्यान से देखती रहती है। इस तरह एक दिन झिनुक देखती है कि डॉक्टर अर्जुन सेन अपने क्लिनिक से निकलकर राजार हाट के एक अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ वो एक महिला के साथ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। कुछ देर के बाद वो लड़की कमरे से बाहर निकल जाती है। झिनुक उस लड़की का पीछा करने लगती है, लेकिन रास्ते में ऑफिसर भादुड़ी झिनुक का रास्ता रोक लेते हैं। ऑफिसर भादुड़ी झिनुक से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। झिनुक पहले कहती है कि वो एक परिचित से मिलने आई है, लेकिन ऑफिसर भादुड़ी साफ कह देते हैं कि वो झूठ बोल रही है। वो अर्जुन सेन को फॉलो कर रही थी। डर के मारे झिनुक कहती है कि वो सब कुछ बता देगी, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। ऑफिसर उसकी बात को मानकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शहाना साउंड स्टूडियो में झिनुक से मिलने आ जाती है। गुस्से में वो कहती है कि क्या झिनुक उसे भूल गई। झिनुक कहती है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी, वो कोई खूनी नहीं है। वो शहाना से कहती है कि वो उस आदमी को छोड़ दे या फिर तलाक ले ले। शहाना कहती है कि जिस तरह अर्जुन ने उसे धोखा दिया है, सिर्फ तलाक से उसका मन नहीं भरेगा। वो कहती है कि झिनुक ये कर सकती है और उसे करना ही होगा। शहाना बताती है कि अर्जुन का शुगर लेवल हाई रहता है, वो रोज इंसुलिन लेता है। राजार हाट के अपार्टमेंट के फ्रिज में इंसुलिन का स्टॉक जरूर होगा। झिनुक को बस इंसुलिन की जगह कुछ और रख देना है और सारा दोष उस लड़की पर आ जाएगा। उधर ऑफिसर दवा वाले दुकानदार को पकड़कर थाने ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने गोपाल दास या झिनुक दास को जायनोरा टैबलेट दी थी। दुकानदार कहता है जायनोरा उसकी दुकान में रहती ही नहीं, तो वो देगा कहां से। ऑफिसर भादुड़ी कानई से कहते हैं कि उन्हें अब सिर्फ एक ही जगह शक हो रहा है, गोपाल के पेट में जो जायनोरा नींद की दवा पाई गई, उसके बारे में झिनुक को कैसे पता चला। उन्होंने ना तो ये बात उसे बताई थी और ना ही रिपोर्ट में इसका जिक्र था। वहीं शहाना की बात को मानकर झिनुक एक इंसुलिन की बोतल में जहर भर लेती है और राजार हाट के उस अपार्टमेंट में जाती है। उस दिन अर्जुन ने जिस तरह दरवाजा खोला था, झिनुक ने उसका लॉक नंबर याद कर लिया था। वही नंबर डालकर वो दरवाजा खोलती है और सीधे रसोई में चली जाती है। यहाँ फ्रिज खोलकर झिनुक देखती है कि अंदर कई इंसुलिन की शीशियां रखी हैं। वो एक इंसुलिन की शीशी हटाकर उसकी जगह जहर रख देती है, लेकिन तभी उसे अर्जुन द्वारा अंधे आदमी को सड़क पार कराने वाली घटना याद आती है। ये सोचकर झिनुक का हाथ कांप जाता है और वो ये काम नहीं कर पाती। वो जहर की शीशी को वापस अपने पॉकेट में रख लेती है। बाहर डाइनिंग टेबल पर अर्जुन का लैपटॉप खुला हुआ होता है। झिनुक उसमें कुछ बेहद चौंकाने वाली चीजें देखती है और उनकी तस्वीरें खींच लेती है। झिनुक को यह अंदाजा नहीं होता कि डॉक्टर अर्जुन सेन उसी फ्लैट में मौजूद है। बाथरूम से बाहर आने की आवाज सुनते ही झिनुक जल्दी से वहां से निकल जाती है। इसके बाद झिनुक वो तस्वीरें ऑफिसर भादुड़ी को दिखाती है। वो कहती है कि मामला बहुत ही खतरनाक है, ये वो समझ रही है, लेकिन असली विषय क्या है ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। झिनुक ऑफिसर भादुड़ी से कहती है कि वो उसे सब कुछ साफ साफ समझाए, क्योंकि ये जानना उसके लिए बेहद जरूरी है। ऑफिसर कहते हैं कि जो कुछ झिनुक ने उन्हें दिखाया वो मामला उनसे और झिनुक से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन है। वो बताते हैं कि जिन लड़कियों की तस्वीरें झिनुक ने देखी हैं, वो सभी सरोगेसी के लिए तैयार की जा रही हैं। जो रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर मौजूद हैं, वो सभी अवैध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अर्जुन सेन यूरोप और अमेरिका में ह्यूमन एम्ब्रियो की तस्करी कर रहा है। झिनुक कहती है कि उनके पास तो सारी तस्वीरें हैं, तो फिर अर्जुन सेन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि जो आदमी सबके सामने भगवान बना फिरता है, वही अंदर ही अंदर ऐसा शैतान है और फिर भी उसे छोड़ दिया जाएगा।
ऑफिसर समझाते हैं कि सिर्फ तस्वीरें दिखाने से कुछ साबित नहीं होगा। उसके वकील ये कह देंगे कि तस्वीर फोटोशॉप की हुई है और आजकल तो एआई का जमाना है। अगर झिनुक लैपटॉप उठा लाती तो मामला मजबूत हो सकता था। ऑफिसर कहते हैं कि कुछ करने के लिए उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा, इन तस्वीरों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि झिनुक की इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, उसे ये बताना होगा, तभी वो उसकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद झिनुक कहती है कि शहाना सेन अर्जुन सेन की पत्नी और उसकी दोस्त है। ये सुनकर ऑफिसर भादुड़ी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शहाना सेन का नाम भी उस लिस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन ने अपने बच्चे को भी बेच दिया। अब झिनुक शहाना का पता निकालने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो उस कुकिंग वर्कशॉप में जाती है, लेकिन वहाँ सभी लोगों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। फिर वो उस दुकान पर जाती है जहाँ से शहाना ने स्कार्फ खरीदकर उसे गिफ्ट किया था। काफी तरकीबें लगाकर और झूठ बोलकर किसी तरह झिनुक को शहाना का पता मिल ही जाता है। झिनुक शहाना से मिलकर कहती है कि अर्जुन के बारे में जो कुछ वो जानती है, अर्जुन उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो बताती है कि अर्जुन एक बड़ा अपराधी है। वो विदेशों में ह्यूमन एम्ब्रियो का अवैध धंधा करता है। वो कहती है कि अर्जुन का आईवीएफ क्लिनिक एक गैर कानूनी चक्र का हिस्सा है, जहां कम उम्र की लड़कियों को हार्मोन इंजेक्शन देकर सरोगेसी के लिए तैयार किया जाता है। वो ये भी बताती है कि अर्जुन कुछ लड़कियों का अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और विदेश से आए अमीर दंपतियों के लिए उन लड़कियों के भ्रूण को हार्वेस्ट करता है। इन मासूम लड़कियों को अवैध रूप से टारगेट बनाया जाता है। झिनुक कहती है कि उसने अर्जुन के लैपटॉप में सैकड़ों महिलाओं का डेटा देखा है। उनकी तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ काफी तरीके से सेव किया गया है। फिर झिनुक शहाना से पूछती है कि उसे याद है कि उसका बच्चा कैसे खो गया था। शहाना कहती है कि वो उस दर्द को इस जन्म में कभी नहीं भूल सकती। अर्जुन ने उसे बताया था कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया है और वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। शहाना ये भी कहती है कि वो बच्चा अर्जुन का था ही नहीं, क्योंकि जैविक रूप से अर्जुन कभी पिता बन ही नहीं सकता, इसलिए उसने सरोगेसी के जरिए बच्चा लिया था। यहाँ झिनुक एक बच्चे की फोटो शहाना को दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा भ्रूण मरा नहीं था शहाना, अर्जुन ने उसे चोरी करके देश से बाहर स्वीडन भेज दिया था, वहीं उस बच्चे का जन्म हुआ है। शहाना ये सुन ही नहीं पाती और एकदम से हक्की बक्की रह जाती है, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। घर आकर शहाना पागलों की तरह स्वीडन में जहां उसका बच्चा जन्मा है वहां संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। उसके सामने बस उसके बच्चे की फोटो घूमती रहती है। उसे पता ही नहीं था कि उसका बच्चा जिंदा है। दोस्तों, एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। इसके बाद ऑफिसर भादुड़ी और झिनुक मिस्टर एंड मिसेस चौधरी बनकर अर्जुन के आईवीएफ क्लिनिक पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, वो विदेश में रहते हैं और सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहते हैं। वो साफ कहते हैं कि उन्हें ह्यूमन एम्ब्रियो के जरिए बच्चा चाहिए। असल में उस वक्त ऑफिसर भादुड़ी गुप्त कैमरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बाहर एक वैन में ऑफिसर कानई और नील पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अर्जुन सेन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और ये भी कहता है कि ऐसे सारे काम वही लोग करते हैं और किसी भी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इसी बातचीत के साथ अर्जुन के सारे अवैध काम सामने आ जाते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाता है। इसके बाद झिनुक शहाना के पास जाती है। शहाना पूरी तरह से टूटी हुई हालत में होती है। शहाना पूछती है कि क्या तुमने उसे मार दिया? झिनुक जवाब देती है कि नहीं, मैंने उससे भी बड़ी सजा उसे दी है। तुम बस एक बार टीवी खोलकर देखो। अब टीवी पर खबर चल रही होती है कि अर्जुन सेन के आईवीएफ क्लिनिक पर पुलिस ने छापा मारा है। कई नाबालिग और बेबस लड़कियों को वहां से बचाया गया है। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने डॉक्टर अर्जुन सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके सारे अपराध अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। ये देखकर शहाना बेहद खुश हो जाती है और झिनुक को गले लगा लेती है और कहती है कि उसने भी उस दिन गोपाल को धक्का नहीं दिया था। वो बताती है कि सच में गोपाल उस दिन खुद ही गिरा था। और फाइनली इस तरह आखिरकार दोनों औरतें अपनी जिंदगी की सबसे जटिल और डरावनी समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद अब शहाना भी अपने बच्चे को देखने के लिए स्वीडन जाने का टिकट बुक कर चुकी होती है। और इसी के साथ इस शानदार सीरीज का यही होता है दी एंड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो देरी किस बात की, इसे फटाफट लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। अब मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।